बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे जनरेटर का AVR काम ना कर रहा हो और या हमें ये कंफर्म करना हो कि हमारा जो AVR है वो सही है या नहीं है, तो उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं बैटरी के ज़रिए अपने एक्साइटर को सप्लाई देकर। उसके साथ ही हमने बताया था कि अगर हमारी वाइंडिंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हमें वाइंडिंग्स की टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू चेक जनरेटर वाइंडिंग्स आर गुड और नॉट, कि जनरेटर की जो वाइंडिंग्स हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं या नहीं है, ये हम किस तरह चेक कर सकते हैं। वाइंडिंग की जो टेस्टिंग है वो दो तरीके से होती है। एक ये कि वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक की जाए, जिसको हम कहते हैं कि वाइंडिंग की अपनी रेजिस्टेंस है। दूसरा होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग के ऊपर जो रेजिस्टेंस है जिसको हम कोटिंग कहते हैं, एनिमल कोटिंग, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है। तो वाइंडिंग की अपनी रेजिस्टेंस एक अलग चीज़ है, वाइंडिंग के ऊपर चढ़ी हुई इंसुलेशन की रेजिस्टेंस अलग चीज़ है, जिसको हम मैगर के ज़रिए चेक करते हैं और इसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। सबसे पहले हम इनकी जो स्पेसिफाइड रेंज हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनरेटर के जो हमारे मेन कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं जहाँ वाइंडिंग हुई भी होती है। एक हमारा मेन स्टेटर होता है जिसको हम आर्मेचर कहते हैं। दूसरा मेन रोटर होता है जिसको हम फील्ड भी कहते हैं। अच्छा, एक्साइटर स्टेटर होता है जिसको हम एक्साइटर फील्ड कहते हैं। एक्साइटर रोटर होता है जिसको हम एक्साइटर आर्मेचर कहते हैं। ये जो वाइंडिंग्स के नेम हैं ये उनकी कंस्ट्रक्शन के हिसाब से है। मसलन मेन स्टेटर चूँकि स्टेशनरी पार्ट है और उस पर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है, इसलिए हम इसको मेन स्टेटर या मेन आर्मेचर कह देते हैं। मेन रोटर चूँकि घूमने वाला पार्ट होता है, रोटेटिंग पार्ट होने की वजह से इसको रोटर, और फील्ड वाइंडिंग चूँकि इसके ऊपर हुई भी होती है इसीलिए इसको हम मेन फील्ड भी कह सकते हैं। अच्छा, एक्साइटर स्टेटर जो है वो स्टेटर पर लगा हुआ है, यानी कि स्टेशनरी पार्ट है, मगर उस पर जो वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग है, इसीलिए इसको हम एक्साइटर फील्ड भी कहते हैं। एक्साइटर रोटर चूँकि रोटर मेन रोटर के साथ अटैच होता है शाफ्ट पर और ये घूम रहा होता है, इसीलिए इसको हम एक्साइटर रोटर कहते हैं और इस पर जो वाइंडिंग है वो एक्साइटर आर्मेचर कहलाती है। तो ये तो हमारी वाइंडिंग्स हैं। इनकी जो स्पेसिफाइड रेंज हैं हम उन पर बात कर रहे हैं और ये कैटरपिलर के स्टैंडर्ड के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो मेन स्टेटर की जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होनी चाहिए उन्होंने कहा हुआ है कि लेस देन 0.2 ओम्स। तो लेस देन 0.2 ओम्स का मतलब होगा कि ना होने के बराबर, यानी कि हमारी जो मेन स्टेटर की रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो ही होगी ऑलमोस्ट। जब हम मल्टीमीटर से लगाते हैं तो 0.1 0.2 के अराउंड में ही आती है, यानी कि जैसे शॉर्ट सर्किट होता है इसी तरह हमारी मेन स्टेटर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि ना होने के बराबर। जो हमारा मेन रोटर है जो कि शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस जो है 0.7 से 2 ओम्स तक इन्होंने उसकी वैल्यू बताई है कि अगर इतनी आ रही है तो उसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस सही है। एक्साइटर स्टेटर यानी कि एक्साइटर फील्ड, उसकी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यानी कि 4 ओम से लेकर 12 ओम्स तक के दरमियान होनी चाहिए। चौथे नंबर पर एक्साइटर रोटर है जिसको हम एक्साइटर आर्मेचर भी कह रहे हैं। इसकी रेजिस्टेंस भी सेम लाइक मेन स्टेटर है, यानी कि लेस देन 0.2 ओम्स। तो इस तरह हम इनकी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस चेक करने से पहले हमें इनको सेपरेट करना होता है, यानी कि हमारा मेन स्टेटर जो है वो कनेक्ट ना हुआ हो, उसकी जो कनेक्शंस हैं आपस में उनको सबको सेपरेट करना पड़ता है। इसी तरह मेन रोटर को हमें सेपरेट करना होगा, वो किस तरह उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक्साइटर्स को भी हमें, यानी इनके जो कनेक्शन हैं वो सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट करके उसके बाद हम इनकी रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। अब हम आ जाते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग, यानी कि मैगर। अच्छा, मैगर के ऊपर हम ऑलरेडी प्रैक्टिकली वीडियोस भी बना चुके हैं। 3 फेज़ मोटर, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर की हमने मैगरिंग की थी। इसी तरह एक्साइटर्स की भी हम मैगरिंग पर प्रैक्टिकली वीडियो बना चुके हैं डिजिटल इंसुलेशन टेस्टर के ज़रिए। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इनकी जो रेंज होती हैं वो इस तरह होती हैं कि हमारा जो सर्किट है, मसलन हमारा जो जनरेटर है वो कितने वोल्टेज का है, यानी कि रेटेड वोल्टेज जैसा कि हमारे 400 होते हैं, इसी तरह 11,000 होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अगर हमारा सर्किट बिलो 250 वोल्ट AC का है, यानी कि 250 वोल्ट AC से कम का सर्किट है, तो वहाँ पर जो मिनिमम रेजिस्टेंस होनी चाहिए हमारी इंसुलेशन की वो होनी चाहिए 0.25 मेगा ओम्स, जब हम उसको 250 वोल्ट DC मैगर के ज़रिए अप्लाई करेंगे।
तो इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं कि कितने वोल्टेज के सर्किट पर हमें कितने वोल्टेज अप्लाई करने हैं। 250 वोल्ट से 500 वोल्ट के दरमियान अगर हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज जो कि हमारे नॉर्मली जनरेटर्स में होते हैं, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 0.5 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है हमारी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस की। और 500 वोल्ट डीसी हमें यहाँ पर अप्लाई करने होंगे मैगर के ज़रिए। 500 से 1000 वोल्ट का अगर हमारा सर्किट है तो वहाँ पर जो मिनिमम रिकमेंडेड वैल्यू है वो है 1 मेगा ओम, यानी 1 मेगा ओम से कम नहीं होनी चाहिए बल्कि ऊपर ही होनी चाहिए। ये इन्होंने बिल्कुल मिनिमम वैल्यू बताई हुई होती, और ये उस वक्त होगी जब हम 1000 वोल्ट डीसी उस सर्किट को अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम मैगर के ज़रिए डीसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उनकी स्पेसिफाइड रेंज होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम 250 वोल्ट के सर्किट में 1000 वोल्ट अप्लाई कर दें तो वहाँ पर भी वैल्यू सही नहीं आती। तो इसकी रिकमेंडेशन को हमें फॉलो करना होता है ताकि हमें इंसुलेशन की रेजिस्टेंस जो है वो सही से मालूम हो। अच्छा, ये इन्होंने मिनिमम वैल्यूज़ बताई हुई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1 मेगा ओम ही आएगी, बल्कि अगर हमारे पास 10 मेगा ओम आ रही है तो बहुत अच्छा है, यानी कि जितनी ऊपर होगी उतनी अच्छी है, और जितनी नीचे आएगी वो सही नहीं है, यानी कि हमारी वाइंडिंग जो है वो वीकनेस की तरफ जा रही है, उनको हमें दोबारा से वार्निश वगैरह करनी होगी। तो ये इन्होंने बिल्कुल मिनिमम पॉइंट बताया हुआ होता है कि अगर 1 मेगा ओम से नीचे हो गई है जब हम 1000 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं अपने 500 से 1000 वोल्ट के सर्किट के अंदर, तो वहाँ पर फिर उसकी इंसुलेशन जो है वो वीक है। अगर शॉर्ट होगी तो ज़ीरो आ जाएगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स वैल्यूज़ होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायग्राम के ज़रिए कि हम किस तरह रेजिस्टेंस चेक करेंगे वाइंडिंग्स की और किस तरह हम इंसुलेशन चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक रोटर ड्रॉ कर लिया है और एक एक्साइटर। अच्छा, रोटर जो है चूँकि रोटेटिंग पार्ट है और एक्साइटर फील्ड हमने यहाँ पर ले लिया जो कि स्टेशनरी पार्ट है। तो इन दोनों के ज़रिए हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस तरह हमें इनकी वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो चेक करनी होती है और किस तरह हमें मेजर करना होता है, यानी कि वाइंडिंग की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस। पहले अगर हम बात करें कि इनकी जो वाइंडिंग्स हैं उनकी हमें रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो उसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है ओम मीटर, यानी कि नॉर्मल जो ओम मीटर होता है उससे हम बासानी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, जो कि हमारे डिजिटल मल्टीमीटर से मल्टीमीटर में ऑप्शन होता है। उसको हम ओम पर रखकर मीटर के जो दोनों वायर हैं वो वाइंडिंग के साथ लगा देंगे पैरेलल में, तो जितनी भी इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी अपनी ओम्स में वो हमारे सामने आ जाएगी। इसी तरह रोटर की हमें चेक करनी है अगर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस, तो ये दोनों लीड हम रोटर से आने वाले जो वायर हैं उन पर लगा देंगे, तो इसकी जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होगी वो हमारे मीटर पर आ जाएगी। अच्छा, ये करने से पहले हमें जैसा कि हमने बताया कि वायर्स को सेपरेट करना होता है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक्साइटर फील्ड के जो वायर हैं ये AVR में कनेक्ट होते हैं F1 F2, तो AVR से हम इनको निकाल देंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उसके बाद हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। इसी तरह जो मेन रोटर है हमारा वो उसके जो दो वायर आ रहे हैं वो हमारे लगे हुए होते हैं रोटेटिंग रेक्टिफायर के ऊपर, जहाँ से इसको DC सप्लाई आउटपुट पर मिल रही होती है। तो इसको हमें रोटेटिंग रेक्टिफायर से रिमूव करना होगा ताकि हमारे पास दो वायर इस तरह सेपरेट हो जाएं। फिर हम मीटर लगाकर इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे चेक की जाएगी। उसके लिए हमारे पास मेगर का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे डिजिटल मल्टीमीटर में ऑप्शन नहीं होता। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का ऑप्शन अलग से हमें देखना पड़ता है, इसको हम डिजिटल मेगर भी कहते हैं। एनालॉग टाइप के भी मेगर्स आते हैं, तो जिस मीटर में भी इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने का ऑप्शन होगा उसी से हम इंसुलेशन चेक कर सकते हैं। नॉर्मल मीटर से हम कभी भी इंसुलेशन की सही वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। अब मेगर और इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये वोल्टेज अप्लाई करता है उन वाइंडिंग्स को, उसके बाद रेजिस्टेंस आती है, और इसमें जो है वोल्टेज अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता। दूसरा फ़र्क यहाँ पर ये होगा कि जैसा कि हम इस मीटर के दोनों लीड अपने वाइंडिंग के सिरों पर लगा रहे थे, मगर मेगर के केस में ऐसा नहीं होगा, बल्कि मेगर के केस में ये होता है कि एक वायर हम वाइंडिंग पर लगा दें, दूसरा वायर इसकी बॉडी पर लगा दें। चूँकि हमें वाइंडिंग की इंसुलेशन की रेजिस्टेंस चेक करनी है, तो वाइंडिंग जिस बॉडी पर हुई हुई है अगर वहाँ से वीक होगी या टच हो रही होगी तो वो बॉडी के ज़रिए से सर्किट कंप्लीट करेगी। जब भी हम मेगर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो वाइंडिंग से होते हुए
और फिर बॉडी के ज़रिए अपना सर्किट कंप्लीट करके यहाँ पर रीडिंग बताते हैं। वो किस तरह, तो आप देख सकते हैं कि मैगर से आने वाले दोनों वायर्स को हमने लिया, एक्साइटर के जो दो टर्मिनल सिरे थे उनमें से किसी भी एक पर हमने मीटर की लीड को लगा दिया, दूसरी लीड को हमने लिया और एक्साइटर की बॉडी में उस जगह पर लगाना है जहाँ पर पेंट ना हुआ हो या किसी और किस्म की रुकावट ना आ रही हो, बल्कि खाली जो मेटल है, जिस मेटल की भी, जिस मटेरियल की भी हमारी बॉडी बनी हुई है एक्साइटर की, उस पर हमें टच करना है। तो इस तरह क्या होगा, जब वोल्टेज अप्लाई होंगे मैगर से डीसी वोल्टेज, तो वो वाइंडिंग में पूरे जाएंगे, उसके बाद वाइंडिंग के दूसरे सिरे पर आकर रुक जाएंगे। अब वो सर्किट कहाँ से कंप्लीट करेगा कि अगर वाइंडिंग वीक है या वाइंडिंग शॉर्ट है तो बॉडी के ज़रिए सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रीडिंग आ जाएगी कि हमारी जो वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस इतनी आ रही है, यानी कि वो नीचे आ गई है। अगर बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू कम हो गई है तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग वीक की तरफ चली गई है। अगर शॉर्ट होगी तो ज़ीरो पर आ जाएगी। अगर वो गुड कंडीशन में तो यहाँ पर मेगा ओम्स में आएगी, जैसा कि हमने बताया कि उसकी जो स्पेसिफाइड रेंज है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि वो सही है या नहीं। तो 1 मेगा ओम से नॉर्मली ऊपर है तो सही है। तो 1 मेगा ओम भी इसलिए आएगी कि वो इस बॉडी के ज़रिए अपना सर्किट कंप्लीट कर रही होगी, लेकिन वो चूँकि कुछ ना कुछ लीकेज होती है जब भी हम वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं, तो उसके ज़रिए से वो यहाँ पर रेंज बताता है। और बहुत ही अच्छी कंडीशन अगर होगी तो फिर मैगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर आकर रुक जाएगा। तो उसका मतलब ये होगा कि इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी कि ओपन सर्किट की तरह ये बिहेव करेगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो एक्साइटर की जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो बहुत ही अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मेन रोटर है, इस पर हम किस तरह चेक कर सकते हैं मैगर के ज़रिए। आप अगर गौर से देखें तो मीटर से आने वाले दोनों जो लीड्स हैं उनमें से एक को तो हमने वाइंडिंग के एक सिरे पर लगा दिया है, दूसरा सिरा खाली छोड़ दिया है। और जो दूसरा लीड थी, दूसरी लीड को हमने अपने रोटर की शाफ्ट के साथ टच कर दिया। चूँकि रोटर जो है वो शाफ्ट इसकी जो है वो बॉडी है, तो अगर इसमें कोई इंसुलेशन में शॉर्ट सर्किट होगा इसकी वाइंडिंग की इंसुलेशन में, या वो वीक होगी, तो वो कहाँ से सर्किट कंप्लीट करेगी, जिस पर ये लिपटी हुई है। तो जिस पे ये लिपटी हुई है वो रोटर की अपनी बॉडी है और बॉडी के साथ ही शाफ्ट अटैच है। तो शाफ्ट चूँकि उस पर पेंट वगैरह नहीं हुआ होता तो उससे हमें सही रिज़ल्ट मिल सकता है। इसीलिए हम शाफ्ट को अच्छा सा पॉइंट देखकर, जहाँ पर रस्ट ना हो, पेंट ना हो, वहाँ पर मीटर को, मैगर की दूसरी लीड को टच करते हैं। अगर वाइंडिंग वीक या शॉर्ट होगी तो वो इसके ज़रिए से अपना सर्किट कंप्लीट करेगी, अगर नहीं होगी तो यहाँ पर हमारी रीडिंग आ जाएगी कि हमारी जो इंसुलेशन है वो अच्छी कंडीशन में। तो इस तरह हम रोटर का और इसी तरह एक्साइटर रोटर का, चूँकि वो भी शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है, तो एक्साइटर रोटर पे भी हम यही करेंगे कि एक तो उसके किसी भी वाइंडिंग के सिरे पर लगा देंगे, दूसरी जो लीड है मीटर की वो इसी शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे जिस पर वो अटैच होता है। तो इस तरह उसका सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम शाफ्ट की जगह जनरेटर की जो बॉडी है स्टेटर की, वहाँ पर नहीं लगाते ताकि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट रीडिंग मिले। तो रोटर या एक्साइटर रोटर का जब भी हम मेजर कर रहे हों तो हमें इसकी शाफ्ट से ही करना चाहिए, यानी कि एक सिरा वाइंडिंग पर दूसरा शाफ्ट पर लगाकर, इस तरह हमें सही वैल्यू मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये तो था हमारी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका। इस पर प्रैक्टिकली जो हमने वीडियोस बनाई हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, बाकी डिटेल आप वहाँ पर भी समझ सकते हैं। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में ज़रूर पूछें, आपके क्वेश्चंस को भी हम कवर करते चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जनरेटर के एक नए प्रॉब्लम को लेकर आएंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है वो जनरेटर के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है। तो जनरेटर में इलेक्ट्रिकली जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम उन पर बात कर रहे हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन जनरेटर्स के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।